नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल ठाकुर हूँ। आज इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर मैं डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। चूँकि ये आपको पता है कि लोकसभा चुनाव सारे देश में भी चल रहा है और आने वाली सरकार किसकी होगी ये बहुत इसी पर निर्भर करता है। तो इलेक्टोरल जो बॉन्ड है वो अभी काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। तो क्यों ना सोचा कि मैं इसके ऊपर वीडियो बना दिया जाए, इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या है और इससे किस तरह से हमारे देश की जनता को नुकसान हो रहा है। इसको मैं कोरिलेट करके बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें ऐसा है दोस्तों कि इलेक्टोरल जो बॉन्ड है वो जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको आपको पता है कि चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती है। और ये पैसे जो है ये चंदे के रूप में प्राप्त करते हैं। जैसे ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो भी होते हैं, चाहे इंडिविजुअल भी हो, कोई बंदा आप भी डोनेट कर सकते हैं, पार्टियां भी डोनेट कर सकती हैं, कंपनियां भी डोनेट कर सकती हैं। मतलब ये बड़ी बड़ी जो कंपनी है वो ज़्यादा पैसा डोनेट करती है इंडिविजुअल के मुकाबले में। क्योंकि आपको जैसे मान लो किसी आपकी कोई चहेता पार्टी है जिसको आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको पता है कि हर चीज़ों के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है, धन की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको अगर लगता है कि किसी पार्टी को डोनेट करना है तो आप भी डोनेट कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो ये डोनेशन जो है अभी से नहीं, बहुत पहले से भी चलता आ रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये था कि आप पॉलिटिकल पार्टी में जो चंदा दिया जा रहा है वो किसी को पता ना चले। इसके लिए कैसे इस चीज़ को पारदर्शिता छुपाया जा सके, इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो 2017 में जब तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली उसमें हुआ करते थे, उन्होंने ही ये इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत की। और इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कोई भी बंदा जो है वो अपने चहेती पार्टी को चंदे के रूप में पैसे दे सकती थी। तो इसमें जो एसबीआई है, जो बैंक है, वो वही एक ऐसा बैंक है जो बॉन्ड जारी करती थी। वहीं से लोग खरीद सकते थे। चाहे आप खरीदना चाहें 500, हज़ार, लाख, करोड़, जो भी आप चंदा देना चाहें उसके माध्यम से आप दे सकते थे। आप सीधा सिंपल समझ लीजिए कि पार्टियों को ये पैसा कैसे प्राप्त होता था। इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या? तो इलेक्टोरल बॉन्ड समझ लीजिए कि एसबीआई द्वारा जारी किया गया एक टिकट टाइप का समझ लीजिए, जिसमें आपका अमाउंट मेंशन रहता था और जारी करने का डेट मेंशन किया हुआ था। जिसमें कि आपका एक समझ लीजिए कि जैसे आपको पता होगा कि हम लोग को जो भी सिम चलाते होंगे आप, उसको रिचार्ज करने के लिए पहले कूपन आता था, 100 का, 150 का, 200 का कूपन आता था। उससे आप दुकान को क्या करते थे, पैसे देते थे। दुकानदार क्या करता था, आपको टोकन देता था 150 का। जैसा आप लेना चाहते हैं, रिचार्ज करना चाहते थे तो 150 का वो कूपन देता था। और उस कूपन को आप क्या करते थे, जस्ट वो स्क्रैच करते थे और जो रिचार्ज होता था उससे रिचार्ज होता था तो वो सीधा आपके अकाउंट में जो है वो पैसा ये रिचार्ज का जो है इतने पैसे का अमाउंट हो जाता था। इतना समझ लिया कि पैसा आप दुकानदार को दिए और दुकानदार ने आपको दिया। मतलब सीधा जो आपका पैसा है वो दुकानदार को दिया, अपना मैंने कमीशन जो भी है रख करके वो पैसा फिर कंपनी को जिसको जाना था, एयरटेल हो, रिलायंस हो या जो भी कंपनी है जिसको भी आप यूज करते हैं, चाहे बीएसएनएल हो, जो भी हो, उसके खाते में चली जाती थी। तो यहाँ भी इस तरह समझ लीजिए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो है वो क्या है, एसबीआई जो बैंक है उससे जा करके शाखा से आप इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो है जितनी राशि का चाहे वो खरीद सकते थे। और वो जो एसबीआई है उतने पैसा आपसे ले करके और उतने का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जारी करता था। और ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो है वो फिर एसबीआई को देने पर 15 दिन के अंदर जो है आप उतनी जो राशि आपका जिसके नाम पे आपने खरीदी है वो पार्टी को अब जब जमा होता था, जैसे आपका वो मैं किसी पार्टी का एक्स पार्टी का मैंने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड 1 लाख रुपए का खरीदा, तो मैंने जो है 1 लाख रुपए का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड उस पार्टी के नाम पे खरीदा है। और वो जो है मैं आपका वो जो 1 लाख का खरीदा वो उस पार्टी को मैंने दे दिया। अब वो पार्टी क्या करती है कि वो एसबीआई को दावा करती है कि ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड है, इतना है, ये जो है आप ये मेरे अकाउंट में खाता, जो पार्टी का खाता उसमें ये पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ये जो पैसा है उनके इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो है उसके माध्यम से उनके खाते में पैसा चला जाता था। मतलब डायरेक्ट कौन दिया नहीं दिया उसे कुछ पता नहीं चलता था। इसी तरह आज जो फजीहत हो रही है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट जो फटकार लगाने के बाद में एसबीआई ने पूरी तरह से उजागर कर दिया है कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है। तो काफ़ी फजीहत होती है, न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा। तो इतना सीधा सिंपल समझ लीजिए, ये एक इलेक्टोरल जो बॉन्ड है वो एक सिंपल एक कागज़ का टुकड़ा होता है जिसमें जारी करने की तिथि, अमाउंट वगैरह सब जो है अंकित रहता है। और जिस पार्टी के नाम पे ये खरीदी जाती है उस पार्टी को ये देने से एसबीआई उसके खाते में, उस पार्टी के खाते में पैसा उतना ट्रांसफ़र कर देती थी। तो इस तरह से कई हज़ारों करोड़ रुपयों का ये बात है, एक दो पैसे की बात नहीं है। तो इस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पार्टियों को चंदा उगाही का कार्य चल रहा था। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात ये है कि ये रकम इतनी ज़्यादा है, 20,000 कहीं की
न्यूज़ के अनुसार, अगर समाचार पत्रों के अनुसार अगर बात की जाए तो 20,000 करोड़ का जो है वो चंदे के रूप में अलग अलग पार्टियों ने प्राप्त किया है, जिसमें कुछ पार्टियों ने खुद से ही उजागर कर दिया कि हमें इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इतनी राशि की प्राप्त हुई है, कुछ ने पार्टियों ने ये जाहिर नहीं किया है। इसमें दिक्कत ये आती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा जो चंदे दे रही है पार्टियों को, तो वो जो आम आदमी है वो तो 1,000, 2,000, 5,000, 1 लाख, 2 लाख दे सकती है, या जो भी अमाउंट हो, कोई बड़े आदमी तो करोड़ों दे सकती हैं। लेकिन यहाँ पे 200 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ ऐसे चंदे प्राप्त हुए हैं, तो ऐसा कौन दे सकता है? कौन ऐसा कैपेबल है देने के लिए? वही लोग होगा जिसका 1,000 करोड़ का साम्राज्य है। तो ऐसी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, उद्योगपति हैं, जो उद्योग के रूप में चला रहे हैं या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या ठेकेदार हैं, बड़े बड़े ठेकेदारी लेते हैं, यही सब पार्टियां जो हैं वो पार्टियों को चंदा दे सकते हैं। तो इसमें दिक्कत ये है कि जो इतना बड़ा उद्योगपति इतना बड़ा चंदा दे रहा है, तो ये जो राशि है उस राशि को आपको पता होगा, सीधी बात है, ये कॉर्पोरेट कल्चर में काम करते हैं। कॉर्पोरेट का सीधी फंडा है, प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करती है। तो इसमें अगर कोई पार्टी इतनी मोटी रकम दे रही है, मान लीजिए कोई पार्टी है 100 करोड़ चंदा दे रही है, तो आप सिंपल समझिए कि वो 200 करोड़ की उगाही तो जरूर करेगी, तभी वो 100 करोड़ चंदा दे पाएगी। तो ये जो 100 करोड़ जो चंदा दे रही है, तो मार्केट से 200 करोड़ की उगाही करेगी, तो ये मार्केट में कौन है? ये तो आम आदमी है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बता देता हूँ, अगर मान लीजिए कि आपका तेल कंपनी ने किसी ने आपको किसी पार्टी को चंदा दिया, तो तेल जो है आपका मान लीजिए 60 रुपये लीटर था, तो उसे अभी मान लीजिए 100 रुपये लीटर कर दिया गया। 100 लीटर जो रुपये कर दिया गया, 40 रुपये का जो मार्जिन था अभी जो बढ़ा है, इससे जो तेल कंपनी वो कितना करोड़ रुपया कमा लेगी। उसी जो लाभ का पात्र है उसमें भी अपना रखती है और पार्टियों को भी चंदा देती है। इसमें आम आदमी को नुकसान कैसे हुआ? आम आदमी को नुकसान ऐसे हुआ क्योंकि पेट्रोल डीजल जो भी आप खरीद रहे हैं, उसका जो मार्केट रेट है आप उसी पे ले रहे हैं। अगर आपका वो उस तरह का रेट कम कर दिया जाता, 100 जो बेच रही है उसकी जगह 60 बेचता, तो इसे हम और आप जो है वो 60 रुपये में लेते हैं। लेकिन अभी जो है 100 रुपये कर दिया गया, तो 40 रुपये मान लीजिए जो मार्जिन बच रहा है, वो 40 रुपये क्या कर रही है, कंपनी खुद रख रही है, और इसी प्रॉफिट से जो है वो पार्ट जो है वो अपने चहेता पार्टियों को चंदे के रूप में दे रही है। ये एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको जस्ट है। तो इस तरह से जो है क्या हुआ, आम जनता को ही ये विभाजन बनना पड़ता है। मान लीजिए कोई, अगर मान लीजिए आप ब्रेड कहीं मान लीजिए कंपनी कोई है, तो ब्रेड कंपनी मान लीजिए आपको 40 रुपये में पहले ब्रेड मिलता था, अभी आपको 50 रुपये मिल रहा है, तो 10 रुपये का जो मार्जिन है वो पूरा, चूँकि ब्रेड आप समझ रहे हैं कितना बड़ा उद्योग चलता है, मतलब कोई भी उद्योग है तो बड़े पैमाने पर ये प्रोडक्शन करती है और मार्जिन अच्छे प्रॉफिट मतलब कमाती है। तो प्रॉफिट का पार्ट से ही कोई ना कोई जो उद्योग है वो उद्योगपति है वो चंदे के रूप में इन्हें देंगी। तो उद्योगपति क्या चाहेगा कि अगर 100 रुपया वो अगर प्रॉफिट ले रहा है, 50 रुपये चंदा देना है, तो 50 रुपये को जरूर प्रॉफिट होना चाहिए। तो इसके उद्देश्य से क्या होगा कि आपका, जैसे ब्रेड मैंने बोला, उसकी कीमत कम नहीं होगी। वो अगर 50 हुआ है तो 52, 54, 55 तक कर देगा, लेकिन वो कम नहीं करेगा। आम जनता क्या करेगा, वो 55 रुपये में खरीदेगा, 50 रुपये में खरीदेगा। जो 40 में खरीदता था वही उसको 50 या 55 में खरीद रहा है। इससे क्या होगा कि 15 रुपये का एक्स्ट्रा भार किसको पड़ रहा है? आम जनता को पड़ रहा है। वो मार्केट में जाकर के उसको जो 40 रुपये की सामान था उसको 55 रुपये दे रहा है। मतलब प्रत्येक कस्टमर से, प्रत्येक आम आदमी जो है 40 रुपये की चीज़ को 55 रुपये भुगतान कर रहा है, मतलब 15 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है प्रत्येक आदमी का। करोड़ों आदमी है, तो आप समझिए करोड़ों का मुनाफा हो गया। तो जो ब्रेड बनाने वाली मान लीजिए कंपनी है, वो 15 रुपये जो जितने व्यक्तियों से अभी तक उसने प्राप्त किया है, मान लीजिए 15 रुपये सभी से 1 करोड़ से आदमी लिया, 15 करोड़ रुपये मान लीजिए हो गया। उस 15 करोड़ में 2 करोड़ चंदा या 7 करोड़ चंदा या 6 करोड़, जो आपको चंदा है क्या है, दोनों का डील वो अलग बात है। उस चंदा को दे करके बाकी जो राशि बचती है वो अपना भी प्रॉफिट रखता है। इसलिए दोनों विन विन सिचुएशन में रहते हैं अपने हैं। इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? आम आदमी का हुआ, क्योंकि उसको ब्रेड 40 के बदले 55 लेना पड़ रहा है और महंगाई चरम सीमा पर रहती है। तो कहीं इसीलिए कारण क्या है कि महंगाई कम नहीं होती है। तो इसमें जो है पार्टियां अपना हित साधने के लिए आम जनता को अनदेखी कर रही है, क्योंकि पार्टी अगर चंदा उसको दे रहा है तो उसको कोई दबाव नहीं है, मुँह मांगा दाम पे वो सामान बेचे। सामान बिकेगा तो मार्केट में आपको उतने दाम पे लेना ही पड़ेगा, जिससे महंगाई कम नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी का पॉकेट से ये पैसा जाता है और ये पैसा पहुंच करके उद्योगपतियों के पास पहुंच करके पार्टी चंदे के रूप में, इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में फिर पार्टियों के पास पहुंचता है। अब बात आता है कितना ज़्यादा चंदा पार्टियों को ज़रूरत क्या है। ये सही बात है, पार्टियों को इतनी ज़्यादा राशि की ज़रूरत है क्यों आखिर में है? इतना बड़ा देश है, सही बात है, बहुत सारे खर्चे हैं, मान लीजिए, अलग बात है कहानी क्या है। फिर भी जितनी बड़ी राशि इन लोग को इकट्ठा किया है वो एक बहुत बड़ी राशि है, जो एक कहीं ना कहीं जो है ये हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सही नहीं है। आपको जो मिनिमम खर्च करने का आपको पता है कि अभी लोकसभा का चुनाव भी चल रहा है,
इसमें एक सीमित दायरा होता है कि आप इतने रुपए की राशि खर्च कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरे साइड से अगर देखेंगे तो इससे कई गुना जो है वो राशि खर्च की जाती है। तो ये कहीं न कहीं जो है वो लोकतंत्र, अगर सही लोकतंत्र को बोलें तो ये वाक़ई में बहुत अ, बुरी खबर है हम लोगों के लिए कि इतने बड़े लोकतंत्र में इस तरह से जो काम किया जा रहा है, इतनी राशि खर्च हो रही है। आप समझ सकते हैं कि इतनी राशि जब खर्च हो रही है तो सरकार अच्छी नहीं आएगी। आप समझ लीजिए कि राजा आप चुन रहे हैं और राजा अगर ईमानदार होगा, अच्छा होगा, तभी प्रजा भी खुशहाल होगी। अगर राजा जो अगर है इन पैसों की बदौलत अगर बनाएंगे तो राजा जान लीजिए अपना हित साधने के लिए प्रजा को दुखी करेगा, क्योंकि प्रजा से ही लास्ट में उसको पैसा आने हैं, तो प्रजा कभी भी सुखी नहीं रहेगी। इसलिए आप चाहते हैं कि आपका जो है वो पूरा देश खुशहाल रहे, उसकी प्रजा खुशहाल रहे, तो राजा आपको सही चुनना पड़ेगा। इसलिए अपने लोग जो अपनी जो मतदान है मत आप उसका सही उपयोग करें और सही आदमी को चुनाव करके उस लोकतंत्र के मंदिर में भेजें, ताकि सही राजा का चुनाव हो सके और सारी प्रजा खुश रह सके। अब इसमें ये है कि आने वाले समय में शिक्षा दर बढ़ा है, लोग काफ़ी तार्किक सवाल कर रहे हैं, लेकिन जो इन सारे मुद्दों को लेकर आने आने वाले जो चुनाव है उसमें आम जनता से यही अपील है कि आप कृपया सभी पहलुओं को देख करके ही अपने ऊपर जो भी है वो एनालिसिस करके, गंभीरतापूर्वक विचार करके, बहुत ही ये महत्वपूर्ण विचार है, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होगा आपका। ये समय लेकर के, अभी समय है, चुनाव शुरू होने वाली है, पर सभी का अभी पर्ची भरा जा रहा है, आवेदन किए जा रहे हैं। इन नेताओं का जो भी आपको लगता है इनका रिकॉर्ड जो है वो अपडेटेड है, चुनाव जो है आयोग है उन्होंने सारा डेटा जो है वो आपका साइट पर अपलोड कर दिया है। आपसे नम्र मेरा एज अ नागरिक निवेदन है कि आप जिसे भी चुनना चाहें, आपके ऊपर निर्भर करता है, आप सही व्यक्ति को चुनें, उनके पूरा हिस्ट्री को पढ़ें, उन किनका अगर चरित्र सही नहीं है तो सही में राजा सही नहीं होगा। इसलिए आपको सही अगर राजा चुनना है तो उसका चरित्र, उसके जो भविष्य और जो पूर्व जो आपका कार्यशैली था उसका, उस सारे चीज़ों को अच्छे से एनालिसिस करें। आम जनता सब जान रही हैं, आप किसी जाति धर्म पे ना आएँ और जाति धर्म से उठ करके अच्छे व्यक्ति को चुनें, ताकि वो आपके भविष्य को लेकर के, आपके वर्तमान को लेकर के विचार कर सकें और आपका वर्तमान और आने वाला जो भविष्य है वो भी सुधर सके। मुझे उम्मीद है कि सभी भारतवासी मतदान करेंगे। अपने से ज़्यादा मतदाता हमारे वोट के लिए ज़रूर आएंगे, क्योंकि वोट प्रतिशत भी बहुत कम है। अतः आप लोग मतदान करने ज़रूर जाएं और सही आदमी को ज़रूर चुनाव करें, ताकि इस लोकतंत्र के मंदिर से एक भगवान रूप एक राजा का चुनाव हो सके, जो अपने प्रजा को परम कर्तव्य समझते हुए, उनके सुख दुख को परम कर्तव्य समझते हुए उसका निर्वहन कर सकें और पूरा देश मार्ग खुशहाल रह सकें। आई होप कि आपको चुनाव जो सारे मुद्दे हैं उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड जो भी काफ़ी मुद्दा बना हुआ है, इस पर कुछ ना कुछ ज़रूर इसमें प्रकाश में आपका आया होगा। तो इन्हीं सभी बातों के साथ में मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।